उस पर काम करने की एक खास ज़रूरत अ, वो है हमारे बच्चे जो हमारी वजह से, मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ, हमारी वजह से स्कूलों में बाकी सब बच्चों के साथ जिस तरह उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। अब मैंने क्यों कहा हमारी तरफ, आप कहेंगे मैम सुबह से शाम तक काम करते हैं और फिर आप आते ही कहते हैं हमारी वजह से, और फिर आपने शुरुआत की कि फेस्टिवल सीजन आ रहा है। हाँ, और फिर भी हम आपकी बात सुनने के लिए बैठे हैं और फिर आप कहते हैं हमारी वजह से। देखिए, मैं इसलिए कहती हूँ हमारी वजह से क्योंकि हमें सबको अपना देश में एजुकेशन चलाने चलाने की अगर हम समय सीमा देखें या कितना समय हो गया उसको हम उसका एक मूल्यांकन करें, तो हम 80 साल से अपने विद्यालयों को चला रहे हैं और बहुत अच्छे से चला रहे हैं। हमने इतनी प्रोग्रेस की है कि बाकी देश हमारी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि देखिए, इतने बच्चे, इतने स्कूल, इतनी डाइवर्सिटी, और फिर भी देखिए इस देश में हम अपने बच्चों को 3 किलोमीटर के रेडियस में हमारे बच्चे स्कूल आ सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, और हम ऑलमोस्ट नो फीस हम लेते हैं. I'm saying almost no fees because free education also has a latent expenditure. For parents, if you ask them, nothing is really free. लेकिन स्कूल 3 किलोमीटर के रेडियस में होना, अगर हम पिछले कुछ साल देखें तो कितने सारे बच्चे हमारे स्कूलों में आने लगे हैं. कुछ समय पहले होता था, हम लोग घर घर एक संदेश भेजते थे या खुद जाते थे और कहते थे देखिए, एजुकेशन का ये रोल है, घर में बच्चा नहीं रहना चाहिए, स्कूल आएगा, बाकियों के साथ सीखेगा, जिंदगी का एक और रुख उसका लगेगा, आप अपने बच्चों को भेजिए. अब हमें इस तरह कैनवस करने की जरूरत नहीं है. तो अगर हम प्रोग्रेस देखें, हमारे एनरोलमेंट्स बच्चों की बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ओवर द ईयर्स दिखता है. लेकिन इसी के साथ ये भी दिखता है कि कई बच्चे जो ज्वाइन करते हैं वो कंप्लीट नहीं करते स्कूल एजुकेशन. वो रास्ते में राह बदल लेते हैं और पतली गली से निकल जाते हैं. अब ये बच्चे कौन हैं, इनकी आज हम बात करेंगे, और क्यों निकल जाते हैं, और कैसे टेक्नोलॉजी हमारे हेल्प कर सकती है कि ये बच्चे अपनी पोटेंशियल के हिसाब से स्कूलों में रहें और अपनी पोटेंशियल के हिसाब से अपनी लेटेंट लर्निंग स्टाइल्स को हमको बताएं उसके बारे में, और हम उनको शिक्षा उनके लर्निंग स्टाइल्स के हिसाब से प्लान करके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज करके दे सकें. ये मूल मोटी बात हमें करनी है अगर मैं होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखूं, और अगर हमें एक्चुअली क्वालिटी की तरफ, जो हमारी एनईपी कहती है, हमें बच्चों को सब बच्चों को शिक्षा देनी है. तो ये चीज की डिस्कशन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर मैंने एक पीपीटी बनाई है. आप सब लोग के पास वो पीपीटी पहुंच जाएगी, आप उसको बहुत इजीली समझ सकेंगे, और मैं इस टाइम पीरियड में उस पीपीटी को रेफर भी करूँ. लेकिन कुछ समय मैं शुरू में एक समा बांधना चाहती हूँ आपके साथ इस इशू के बारे में, और वो बांधना बहुत ज़रूरी है, और वो उसमें आपके कमेंट्स, आपके सुझाव और आपके क्वेश्चंस ऑब्वियसली आर वेलकम. तो समा बांधने के लिए सबसे पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों ने, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, डिसाइड किया था कि हम किस परिवार में पैदा हों.
आप चैट में लिख सकते हैं आंसर। कितने हमारे में से ने ये डिसाइड किया था कि हम इस परिवार में जुड़ेंगे, पैदा होंगे और ये परिवार हमारी परवरिश करेगा और हम आगे बढ़ेंगे? द चैट सेज, क्या कह रही है बेटा चैट में? आप में से कुछ बोल भी सकते हैं, बता भी सकते हैं हैंड रेज करके। No one, ma'am. No one. Excellent. Obviously, each one of you will say that. No, ma'am. Obviously, no one. Now, my next question is, if none of us decided, could decide or can decide where we are going to be born, तो जो बच्चे उन घरों में पैदा होते हैं जिनके माँ बाप ने को पढ़ने का अवसर नहीं मिला, मैं उनको इलिटरेट नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ उनको अवसर नहीं मिला, वो बच्चे जिनके माँ बाप को पढ़ने का अवसर नहीं मिला, या वो बच्चे जिनके माँ बाप कुछ ऐसे व्यवसाय में काम करते हैं जो जिसका स्टेटस नहीं है, चाहे मैनुअल क्लीनर्स, गोइंग ओपनिंग मैनहोल्स, गोइंग इन एंड क्लीनिंग द वेस्ट, उनकी बात करें, या कुम्हारों की बात करें, या मटके बनाने वालों की बात करें, या घर बनाने वालों की बात करें, वो जब स्कूल में आते हैं और बाकी बच्चों के साथ आपकी क्लास में बैठते हैं, या EWS वाले बच्चे जब स्कूल में बाकी बच्चों के साथ 25% जो है गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया कि हर स्कूल में इतने बच्चे जरूर बाय लीगल एक्ट दे विल बी पार्ट ऑफ आवर स्कूल सिस्टम्स। जब हम इन बच्चों की तरफ देखते हैं तो एक चीज स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बाकी बच्चों के स्तर का नहीं है। डू यू एग्री विद मी? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Say very good. Yes, ma'am. Yes. Yes, ठीक है। Yes, ma'am. Yes. Now the point is कि अगर नहीं है तो आगे जाने का उनको जो मौका मिलेगा वो भी ऑब्वियसली उस पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट से इफेक्ट होगा। डू यू एग्री विद मी? Yes. Yes. Now, Yes. my question is, we just said हम में से किसी ने डिसाइड नहीं किया था हम कहाँ पैदा हुए। अब अगर वो इस परिवार में पैदा हुए हैं, जैसे जो उदाहरण मैंने दिए, या जिनके माँ बाप 3 महीने एक जगह काम करते हैं, फिर अपनी बोरी बिस्तरा उठाते हैं, टेंट उठाते, फिर कहीं और 3 महीने काम करते हैं, जो बच्चे की एजुकेशन डिस्टर्ब हुई, या जो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं बन पाया बाकी बच्चों की तरह, या जो उसमें एक शायद हीन भावना उसने अपने अंदर पाल रहा है, इसका जुम्मा हम पर है। उंगली बच्चे की तरफ नहीं है, उंगली हमारी तरफ है। जब हम स्कॉलरशिप्स बांटते हैं स्कूल में, जो गवर्नमेंट देती है, हम कहते हैं ये बच्चे यहाँ लाइन लगा ले, बाकी बच्चे यहाँ लाइन लगा ले। हमारे मन में कोई बुरा भाव नहीं है, लेकिन अगर हर 3 महीने में बच्चों को लाइन लगानी हो और वो दूसरी लाइन में खड़े हैं और हर साल ये होता रहेगा, तो हम कहीं ना कहीं जिम्मेवार है ना उसके, कि उस बच्चे को लगेगा कि मैं तो स्कॉलरशिप होल्डर हूँ जो उन बच्चों को दी जाती है जिनके माँ बाप इस इकोनॉमिक ब्रैकेट में आते हैं, और मेरे माँ बाप उस इकोनॉमिक ब्रैकेट में, बाकी बच्चे उससे ऊपर हैं। तो ये छोटी सी एक्टिविटी जो हम अपने रजिस्टर में बच्चों का नाम कहाँ लिखते हैं, कैसे एंटर करते हैं, क्या स्कॉलरशिप्स हमने या जो प्रोविजंस आए कैसे बांटे, कैसे दिए, क्या हम इसको सेंसिटिवली हैंडल और तरीके से कर सकते हैं? यस और नो?
इस पे आपके कमेंट्स वेलकम है। बोलिए। मैम, मेरा एक और थोड़ा दृष्टिकोण है, थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ इसमें। हाँ, जरूर करिए, जरूर करिए। मैम, हम प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट रख लेंगे बच्चों के साथ, लेकिन जब जिस समाज में जाएंगे या जिस भी जाएंगे उन्हें मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो उसी बिल्कुल, तरह से माहौल में रहता है। बिल्कुल। तो वी कांट डू लाइक ओवर सेंसिटिवनेस या टेकिंग ओके, केयर ऑफ ऑल दोस एस्पेक्ट ऑल्सो। अगर मजबूत बनाना एनी हाउ, तो बच्चों को भी शायद थोड़ा मजबूत बनना पड़ेगा। आई डू एग्री कि हमें ध्यान रखना है, उसको मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। ठीक है। Because at the end of it, they have to step in the society, and society, we all know what it is. Excellent comment and I received it with absolute applaud कि आपने बहुत अच्छा कमेंट दिया। और अगर हम उनको बहुत ओवर प्रोटेक्टिव, जो मैंने अभी जैसे सेंसिटिविटी की आपको एक उदाहरण दिया, हम रखेंगे मगर बाहर क्या होता है, यही बेस है इंक्लूजन की। अगर हम ये करने लगेंगे और ये सेंसिटिविटी अलग तरीके से, सिर्फ स्कॉलरशिप नहीं, और भी तरीकों से अगर हम ये प्रैक्टिस स्कूल में करेंगे, बच्चे कम्युनिटी को अपने आप जाकर बताएंगे, अपने पेरेंट्स को बताएंगे, अपने दादा को बताएंगे, दादी को बताएंगे, नाना को बताएंगे, नानी को बताएंगे, अंकल को बताएंगे, कि जिससे कि समाज के जो लोग हैं, जो अभी आपने कहा कि उन पर हावी होते हैं, उन पर एक सोचने पर मजबूर करेंगे वो। और जब बच्चे बड़ों को मजबूर करते हैं सोचने में, तो आप और मैं जानते हैं कि दिवाली में अब क्रैकर्स बहुत कम बचते हैं, राइट? वो कैसे हुआ? स्कूल से हुआ। स्कूलों ने अपने झंडे ऊंचे किए कि वी विल गो ग्रीन on Diwali day. They went and said the same thing to their parents, and this process made parents who were already, सबको पता है कि ठीक है त्योहार है, हम मनाना चाहते हैं, हमारे त्योहार में हमें ये फुलझड़ी चलाना या पटाखे चलाना एक अपनी खुशी को जताने का और एक तरीका है दिवाली मनाने का, और एक उसका एक बैकग्राउंड है, वो आप और मैं सब जानते हैं। लेकिन वी हैव चेंज्ड, knowing that we have abused the environment to a large extent, and so much so कि अगर हम नहीं ये बदलेंगे तो it's already too late, it will become almost impossible to change them. So the point I'm trying to tell you is, दुनिया भर में जो हमारा लीगल एक्ट कहता है, जो हमारी पॉलिसी कहती है, दुनिया भर में एक चलन है एजुकेशन का, which is to do with having all children come to school and study together under one roof. इसका रैशनल यही है कि जब हम स्कूल में बच्चों को एक साथ पढ़ने का मौका देते हैं और पढ़ाते हैं, तो एक समाज बनता है इन्हीं बच्चों से। जब ये बड़े होते हैं और ये जब दूसरों को मैसेज देते हैं कि हम समाज में, हमारा राइट है टू बी इन द स्कूल, एंड हमारे समाज में एक अलग बस ब्लाइंड के लिए नहीं चलती, एक अलग बस चिल्ड्रन विद ऑटिज्म के लिए नहीं चलती, एक अलग दुकान केवल हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों के लिए ग्रोसरीज या बड़ों के लिए ग्रोसरी बेचने वाली नहीं है, राइट? दिस इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। तो क्योंकि हम सब भिन्न, भगवान ने, ईश्वर ने, हमारी जो फोर्स अबव है, उसने भिन्नता दुनिया में डाली है, बच्चों में डाली है, तो उस भिन्नता को हमें समेट के रखना है, उसको इस तरह पनपने का मौका देना है कि वो अपने आप को किसी भी तरह से ये ना सोचे कि ये समाज केवल कुछ बच्चों के लिए बना है। अगर अभी आप में से कोई, सभी
ना देख सकते मुझे, तो मैं अपना टॉक, अपनी जो पीपीटी लाई हूं वो शेयर ना करती, right? I would have first ensured whether you have access to technology which can allow you to interpret my PPT in a different way. हम क्यों सिर्फ ब्लाइंड, कई बार मेरे को सुनने को मिलता है जब मैं कई सालों से रिसर्च कर रही हूँ, अब और भी कंसंट्रेटेड मैनर में रिसर्च को देख रही हूँ और एक प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, मुझे क्यों ये महसूस होता है आप से अगर मैं शेयर करूं कि रिसर्च हमें सारी दुनिया की, अगर हम रिसर्च, ग्लोबल रिसर्च की निचोड़ निकालें इसी क्षेत्र को, जो इसी एरिया को, इंक्लूजन को समझने के लिए, तो मैं अब आपको 3 उसके मेन कंक्लूजन्स बताना चाहती हूँ। ये मेरा टॉक का समा बांधना है और आपको कन्विंस करना है कि inclusion helps us as a society, inclusion helps us as professionals, inclusion helps us to ensure that there is quality education. Now how and what does research tell us? हमारी रिसर्च दुनिया भर की कहती है कि जब हमारी क्लास में डाइवर्सिटी है, लर्निंग स्टाइल्स की, बच्चों की बैकग्राउंड की, बच्चों की क्षमता परफॉर्म करने की, जिस तरह वो सीखते हैं उसकी आदि आदि, तो जब हम इन बच्चों को एक साथ एक कमरे में एक छत के नीचे पढ़ाते हैं, हर बच्चे की परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है। ये रिसर्च कह रही है, मैं नहीं कह रही, राइट? एक ये बात, आई रिपीट, when children with diverse backgrounds study together in inclusive classrooms, the performance of every child improves. एक ये बात आप अपनी बांध लीजिए, जिसको कहते हैं जहन में, क्योंकि आपसे भी सभी यही सवाल पूछेंगे कि मैम मेरा बच्चा तो गिफ्टेड है, मेरा बच्चा तो ड्रूल नहीं करता, उसका मुंह से थूक नहीं गिरता, उसको आप उसके बगल में ऐसा बच्चा क्यों बिठाते हैं जो बाकियों से भिन्न है और आपका बहुत समय लेता है? तो आपको उनको समझाना है ना। तो एक समझाने के लिए मैंने आपको ये बात कही कि जब भिन्नता क्लास में होती है और हम उसको डील करते हैं और हम बच्चों को पढ़ाने की अपनी कोशिश को जारी रखते हैं, तो हर बच्चे की परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है। दूसरा, रिसर्च कहती है कि जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिस करते हैं, इंक्लूजन की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं, वी बिकम बेटर प्रोफेशनल्स, हम एक बेहतर प्रोफेशनल बनते हैं। ये दूसरी बात। तीसरी बात, रिसर्च कहती है कि जब स्कूल में क्लास प्रेपरेटरी से, फाउंडेशनल पीरियड से अप टू सीनियर सेकेंडरी, हम जब बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं एक इस वातावरण में कि आप सबका राइट है स्कूल में होना और मुझे आपको पढ़ाना आपकी सीखने की विधि के अनुसार मैं अपने पढ़ाने की विधि बदलूं, जब इस तरह होता है, चाहे वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात हो, चाहे टेक्स्ट बुक्स की बात हो, ये चाहे असेसमेंट की बात हो, चाहे सोशो इमोशनल डेवलपमेंट एंड वेलबींग की बात हो, इन सभी क्षेत्रों में जब हम प्रयास करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ, तो हम इंक्लूसिव सोसाइटीज बनाते हैं। ये तीसरा निचोड़ है रिसर्च का जो मैं आपसे शेयर कर रही हूं। इन 3 रिसर्च के लॉजिक्स जो मैंने रिसर्च के कंक्लूजन्स जो आपको दिए हैं, और हमारा लीगल एक्ट एक 2016 में
RPWD एक्ट है। एक्ट का मतलब आप समझते हैं, लीगल बाइंडिंग है हम पर कि हम सब बच्चों को एक छत के नीचे अकोमोडेशन सूटेबल लाकर उनको इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में पनपने का मौका देंगे। देना हमें देना है। ये एक लीगल एक्ट है और इसमें पहले हम केवल 7 डिसेबिलिटीज की बात करते हैं। इस एक्ट के अनुसार हमें 21 डिसेबिलिटीज वाले बच्चों को या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हो, उनमें सभी एजुकेशनल एनवायरनमेंट में नहीं है। पार्किंसंस डिजीज भी एक 21 में से एक है, तो थोड़ी सी मेडिकल कंडीशंस भी है। हमें इन सब को एक छत के नीचे पढ़ाना हमारी जिम्मेवारी है। और एक और चीज इस लीगल एक्ट में है, वो ये है एनी अदर कैटेगरी। अगर लीगल एक्ट्स जब बनते हैं, वो कहते हैं इस वक्त हमें इन डिसेबिलिटीज के बारे में पता है, अगर कोई और खोज निकली और किसी बच्चे में कोई और भिन्नता पाई जाए, उसका भी प्रोविजन एक्ट ने रखा है। इट इज 21 प्लस एनी अदर डिसेबिलिटीज। सो द पॉइंट इज कि सभी तरह से रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, from the point of view what we are doing the world over and what we have practiced till now, what we have learned from that practice, whether it is special education, integrated education, all our attempts जो भी हमने किए हैं इस डायरेक्शन में, वो इस तरह पॉइंट करती हैं कि अगर हम अपना सिस्टम एजुकेशन का बदले इस तरह कि सब बच्चे उसमें आकर अपनी जगह ढूंढ सके, तो ये जो एफर्ट है, दैट इज व्हाट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू एंश्योर, जो मैंने शुरू से आपको कहा था कि इतने सालों में भी हमारे बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ के जो चले जाते हैं, उसको एड्रेस करने का ये एक तरीका लीगल एक्ट बताता है। और साथ के साथ हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अब 5 साल पुरानी हो गई, तो आई डोंट कॉल इट न्यू एनीमोर। इट इज अ पॉलिसी दैट वी आर इम्प्लीमेंटिंग एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट विद ग्रेटर विगर। वो पॉलिसी भी कहती है कि जो बच्चे जिनको विकलांगता है, जो बच्चे जियोग्राफिकल एरियाज में जो मुश्किल है वहां से आते हैं, जो बच्चे SC, ST एंड ट्राइबल ग्रुप्स में पैदा हुए बड़े हुए वहां से आते हैं, और डिसएडवांटेज ग्रुप्स, सभी को हमें एक साथ सब बच्चों के साथ पढ़ाना है। अब आप ये जो मैंने अभी समा बांधा है, ये मैं फिर से बहुत ब्रीफली कहती हूँ, लीगली वी आर बाउंड टू फॉलो दिस, अकॉर्डिंग टू आवर पॉलिसी हमें ये फॉलो करना है। और जितने भी ग्लोबल हमने जहां पे भी, अगर हम ग्लोबली देखें और जितनी भी हमने इंटरनेशनल मैंडेट्स पे सिग्नेचर किए हैं, उसके अनुसार भी हमें इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिस करना ही है, दूसरा विकल्प नहीं है। तो इस पर आपके अगर कोई अभी कमेंट्स हैं तो आप दीजिए, बिकॉज इसके बाद हम डिस्कस करके चलेंगे ये समझने के लिए कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करें अपने इस एफर्ट को, जो मैंने अभी आपके सामने बहुत स्पष्ट रखा है कि हर बच्चा किसी भी समय साल में आपके स्कूल में के आसपास जब जो रहता है विसिनिटी में, वो साल के किसी भी समय आपका दरवाजा क्लास का खटका सकता है और कह सकता है कि मुझे अभी अक्टूबर है मैम, पर मैं अभी एडमिशन लूंगा,
क्योंकि ये वजह से, और मैं आपकी क्लास में आज से आ रहा हूं और अब आपके साथ बाकी बच्चों के साथ आप मुझे पढ़ाइए। ये हर बच्चा जो भी जहां पे भी स्कूल है उसके आसपास जहां भी रहता है, हर बच्चा आपकी स्कूल का में पढ़ने का, उसको पढ़ने का पूरा उसका एक उसको हम कहें अधिकार है, और इस अधिकार को फॉलो करना आप अगर नहीं करेंगे तो आप अपना रोल सही तरीके से नहीं निभा रहे। तो इस पर आपके 2 या 3 कमेंट्स मैं अब लेना चाहूंगी। मेरी कुलीग मेरे साथ यहाँ बैठी हैं, वो देख रही हैं, बताएंगी। हम दोनों ही मिलकर आपसे टेक्नोलॉजी को यूज कर इतने लोगों को टच कर रहे हैं और आपके सवाल लेने को या कमेंट्स लेने को इस वक्त आई एम रेडी, बिकॉज वंस वी आर रेडी विद दिस लॉजिक that I have explained and this background that I have explained, we will move very quickly with the next phase of what I would say. मैं डाइट खंडवा से अशोक बोल रहा हूँ। Sorry, आप लोग के कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं डाइट खंडवा से बोल रहा था। बताइए। हेलो, हाँ जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, हम लोगों के यहाँ जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और हम लोग कंटिन्यूअसली हमारे टीचर्स को इसी बात का ट्रेनिंग देते हैं कि किस टाइप से हम बच्चों को आइडेंटिफाई करें और उसको इंक्लूसिव एजुकेशन के बीच में कैसे मेन स्ट्रीम में लेकर आए। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। इंस्टीट्यूट में भी हो रहा है। गुड आफ्टरनून। प्रशस्त ऐप का आप आई होप इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए, एंड ऑल द अदर मटेरियल दैट एनसीईआरटी इज डेवलप्ड। हाँ जी, कोई और बोला था, कुछ बताइए। हेलो, माई सेल्फ अर्चना पांडे फ्रॉम गौतम बुद्ध नगर मैम। मैम, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो नींव है बेसिक एजुकेशन की, तो मैं इस पे टोटली एग्री करती हूँ। दूसरी बात कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनको हमारे यहाँ पर स्पेशल ट्रेनर्स भी आते हैं। होम बेस्ड ट्रेनिंग जो अभी आई है, अभी तो नहीं कहूंगी मैं, ये थी पहले, बट अब ये काफी अच्छे से यूज हो रही है। स्पेशल एडुकेटर्स जाते हैं और हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों को, और बच्चों को होम बेस्ड ट्रेनिंग भी अब मिल रही है। इवन दो कि अब हमारे पास इनके लिए वर्कशीट्स हैं, इनके लिए बुक्स हैं, और अब हम लोग भी इनको बहुत अच्छे से समझने लग गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। और इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्पेशल बच्चे ही हमारे साथ पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि हम कोई कास्ट, कोई क्रीड, कोई रिलीजन, हम किसी चीज को भी नहीं लेते। तो यही इंक्लूसिव एजुकेशन है कि कोई कहीं का भी हो, चाहे वो कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक हो, कोई भी बच्चा हमारे साथ पढ़ सकता है। कोई भी लैंग्वेज वो यूज करता है तो भी पढ़ सकता है। तो ब्यूटीफाई जो है, ब्यूटीफुल एक हमारे पास एक एनवायरनमेंट है, और यही एजुकेशन की जो हम कहेंगे कि डाइवर्सिटी जो है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है मैम। तो थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग अस इन सच अ नाइस वे मैम। थैंक यू मैम। इट्स वेरी वेरी नाइस कि आप लोग, अर्चना जी आपने बिल्कुल सही कहा, और आप बाकी लोग भी बहुत सारे थम्स अप दे रहे हैं। आई एम कन्विंस्ड कि जो भी इस ट्रेनिंग में जुड़े हैं उनके लिए, यस प्लीज मैम, मुझे ये जानना है कि क्या आज तक जो हमारी फ्रीडम के बाद, आज़ादी के बाद एजुकेशन चली, क्या वो इंक्लूसिव नहीं थी? बहुत बढ़िया प्रश्न ललित जी आपने पूछा। इंक्लूसिव थी, बिल्कुल थी, और हमारा कल्चर इंक्लूसिव है, और हम कभी भी किसी ना, जैसे अभी अर्चना जी कह रहे हैं, ना कोई रिलीजन, ना कास्ट, ना क्रीड, ना कलर, उससे हम भिन्नता स्कूलों में नहीं करते। मैं नहीं कहूंगी कि हम आज से करेंगे या जब 2016 में एक्ट आया है तब से ये हम इंक्लूजन की तरफ जाएंगे। कहना केवल ये है ललित जी कि हम जिस प्रकार से कर रहे हैं उसमें हमें अपना
रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ड्रॉप आउट रेट्स अभी भी बहुत ज्यादा है, एक बात। एंड मेरा कहना बार बार ये है कि बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होते हैं, बच्चे पुश आउट होते हैं। हम जिस प्रकार से, हम मतलब सिस्टम, आप और मैं उस सिस्टम के पार्ट हैं, लेकिन हमें जरूर कुछ एडिशनल एफर्ट्स करने हैं ताकि जो बच्चे जिनकी हम बात कर रहे हैं उनकी नीड्स को हम बेटर एड्रेस कर सकें। हम इंक्लूसिव हैं, आई टोटली एग्री विद यू, एंड वी हैव बीन इंक्लूसिव फ्रॉम डे वन। अगर हम ना होते तो इतने बच्चे कभी ज्वाइन ही ना करते हमारे सिस्टम। लेकिन दुख की बात, मैं बहुत स्पष्ट बोलती हूँ, दुख की बात यह है कि हमारे हायर एजुकेशन में ओनली 1% है जो, अगर मैं डिसेबल्ड केवल की बात करूं, जो पहुंचते हैं हायर एजुकेशन। तो इतना लार्ज नंबर कहां चला जाता है? आई एम नॉट सेइंग कि सभी चिल्ड्रन विद डिफरेंसेस in terms of how they need the material. If I'm blind, I need braille material, I need to use technology. I am not saying that we do not give provisions and we do not help blind persons study in the senior secondary or secondary level. But the point is, if we look at how many reach where they can reach, the number is small. And this applies to other differences also. तो ये मेरा जवाब है ललित जी कि हमने अपने एफर्ट्स में और योगदान अपना देना है ताकि हम मैम मेरा पीपीटी शेयर करें, ताकि हम अपना ये जो हमारी कमी है इसको हम कमी ना रहने दें। और हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इक्वली। हम सब बच्चों को एक लेवल पर नहीं ला सकते। ये नहीं मैं कह रही कि हम सबको एक 80%, 90%, 100%, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हर बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए ना, वो डिसाइड करे कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। हमारा एजुकेशनल सिनेरियो इस तरह का होना चाहिए कि हम इस भिन्नता को रिस्पेक्ट करें, सेलिब्रेट करें भी डिफरेंसेस को, और वेलकम करके क्लास में एक दूसरे को सपोर्ट कर ये हम स्टेप्स लें कि एक दूसरे से सीखें, पेरेंट्स को एंगेज करें, एनजीओज के साथ हाथ जोड़ें, हाथ मिलाएं, और जो भी लोग इन बच्चों को हमसे बेहतर समझते हैं उनकी सपोर्ट लेकर हम आगे बढ़ने का अपना प्रयत्न जारी रखें। ये मेरा कहना है। 2 कमेंट्स मैं और ले सकती हूँ और फिर मैं अपनी पीपीटी पे फोकस करूँगी। अभी मैम मेरे पास 1 घंटा है। एक है। हाँ जी, और कोई कमेंट्स? जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी, बताइए। मैम, क्या केवल सभी बच्चों को एक साथ क्लासरूम में ले लेना ही इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या? नो बहुत बढ़िया प्रश्न। आज तो ऐसे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं कि इट शोज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एंगेजमेंट इन एजुकेशन। सिर्फ बाहर से बच्चे को बिठाना क्लास में और मौका देना कि वो रोज बैठ जाए आकर इज कैन समटाइम्स डू मोर हार्म देन गुड। मैं इतना स्पष्ट ये कहती, अगर हम उसकी पोटेंशियल के हिसाब से अपनी क्लास को नहीं बनाएं और उसकी पढ़ने की क्षमता को ना टटोल पाए, और फिर अपनी एजुकेशन जो क्लास में हम जिस विधि से पढ़ा रहे हैं या जिस कंटेंट को लेके पढ़ा रहे हैं उसको जो उसकी नीड है उसके हिसाब से अगर ना केटर करें, तो बिल्कुल आपकी बात 16 आने सही है कि सिर्फ लाने से बच्चा नहीं होता। और इसी के साथ मैं एक ये भी जोड़ना चाहूंगी कि हमें लाने की किसी को जरूरत नहीं है। अगर हम क्लोजली देखें तो भिन्नता तो क्लास में है ही। अगर वो भिन्नता ना होती तो हम इंक्लूजन की तरफ
ना अपने कदम बढ़ाते और मजबूती से, जैसे अभी ललित जी ने कहा कि क्या पहले इंक्लूसिव नहीं थे, तो यही जो अभी आपने कहा, यही पॉलिसी कहती है that we have to move towards quality education, and one of the reasons why how we can improve our quality is to cater to the needs of all children, right? तो ये आपका कमेंट भी मैंने लिया। तो इस पीपीटी में जो मैंने अभी आपको दिखा रही हूँ, हमारा फोकस, आप सब देख सक रहे हैं पीपीटी? Can you all, I have shared my presentation, can you all see it? आप हाँ या ना बोलिए, या चैट में? Yes, ma'am, visible. Okay, very good, very good. Yes, ma'am. So very good. Okay, so Ma'am, first question is, हाँ जी बोलिए। मैम एक मेरा कंसर्न था। हाँ हम बोलिए। दिल्ली से हैं और दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग विजिट करते हैं। तो मैम, लेकिन एक चीज अब लग रहा है कि स्किल एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंटली डालनी पड़ेगी अगर लेके जाना है तो। बहुत बढ़िया आपने कहा। हाँ, आप दिल्ली के हैं तो आप अपने स्कूल्स के लिए प्राइड से खड़े हो रहे हैं, ये भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी स्टेट्स भी दिल्ली के साथ ही हैं, आगे पीछे ही हैं थोड़ा बहुत, अगर हैं भी तो एफर्ट्स बहुत पिछले 5 साल में मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करती हूँ ग्राफ्स ऑफ स्टेट्स एंड हाउ दे आर शोइंग इम्प्रूवमेंट। We are really showing remarkable work, and when it comes to what मैम आपने अभी कहा, आप फिर से दोहराएंगी? हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? यस मैम, यस मैम। हाँ, आप फिर से दोहराइए कमेंट। मैम, मेरा कंसर्न ये था कि इसको हम फर्दर आगे लेके स्किल एजुकेशन के हाँ तरफ जी, भी हाँ जोर दें। हाँ, बच्चे इंक्लूसिवली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे नॉर्मल बच्चे सब लोग, हम देख पाते हैं चीजें। हाँ जी, तो डेफिनेटली इंक्लूजन का अच्छा इम्पैक्ट रहा है। बच्चों को पेशेंसफुली एक दूसरे को सहन करना आता है, डील करना आता है, टीचर्स और को हमें हैंडल भी करना आया, आ गया है। हमें बट भी आया, स्किल एग्जैक्टली। स्किल हाँ, एजुकेशन वी नीड दैट। यस। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है सब बच्चों के लिए, और अगर हम और देशों में देखें तो अभी मैडम ने जो कहा कि स्किलिंग, हम लोग मैं थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाई करके एक उदाहरण देती हूँ, एंड माय इंटेंशन इज नॉट टू belittle एनी एरिया ऑफ एजुकेशन, बट मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर मैडम का पॉइंट को बढ़ाना चाहती हूँ। हमारे बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग की तरफ कदम रखते हैं, और इंजीनियरिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन टू परस्यू, बट वेरी ऑफन जब मैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कभी ढूंढती हूँ तो बहुत अजीब सा लगता है जब एक फुल्ली क्वालिफाइड इंजीनियर कहता है इलेक्ट्रिशियन को बुला लो अगर घर का फ्यूज उड़ गया है तो। क्यों? क्योंकि मैं लगा दूंगा, लेकिन कौन सी तार, पतली वाली या मोटी वाली, और कैसे उसको घुमाना है, वो मैं उसका देखता हूँ वो कैसे करता है। इन अदर वर्ड्स, दैट कॉन्फिडेंस ऑफ फ्यूज लगाना भी कभी कभी कुछ बच्चों को झिझक होती है, और वो फुल्ली क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं। आई डोंट नो आप में से कितने मेरे साथ सहमत होंगे, मगर द पॉइंट इज दैट लर्निंग theories, learning facts, clearing exams, doing very well and becoming top notch in your profession is one thing. But having the skills that need to be acquired during the critical period of development
is what make nations now stand tall when compared to those who don't give emphasis to skilling. हमारी NEP कहती है कि क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोड्यूस करें, एंड इट गोज फर्दर टू से कि 9th 12th में भी हमें देखना है कि क्या सिलेक्ट किया है बच्चे ने और उसके बेसिस पे आगे का उसकी ग्रोथ को लेके चलना है. एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु will live in this world because they were born different. The process of birth was difficult and caused ऐसे harm जो irreversible हुए. कुछ accidents जिंदगी में बच्चों के आ गए ना चाहते हुए अचानक, जो उनको ऐसा छोड़ गया कि वो बाकियों से नहीं दौड़ में अब आगे बढ़ सकते या बराबर आ सकते, या उनका जो बैकग्राउंड है वो क्योंकि भिन्न है. मैंने ये नहीं कहा बैकग्राउंड बैकवर्ड है, मैंने कहा भिन्न है, इसलिए वो बाकियों के साथ नहीं खड़े हुए. तो इन सब के लिए भी एक ही तरह का वोकेशनल स्किल नहीं ढूंढना चाहिए. हमारी पॉलिसी ये भी कहती है कि चाहे दे आर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, no two blind children are the same, no two intellectually challenged children are the same, no two children on the spectrum are the same. Just like other children are different, so are children with disabilities. और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपनी वोकैबुलरी हमेशा पॉजिटिव रखिए. डोंट कॉल देम विकलांग बच्चे. विकलांगता एक एस्पेक्ट ही है उनकी पर्सनालिटी का. उनको भी मिठाई खाना अच्छा लगता है, जलेबी खाना अच्छा लगता है, लड्डू खाने अच्छे लगते हैं जैसे बाकी बच्चों को. उनको भी शरारत करनी अच्छी लगती है, उनको भी झूलों पे जाना अच्छा लगता है. अब झूला एक्सेसिबल है उस बच्चे के लिए कि नहीं, ये मेरा और आपका काम है. So they are first children just like other children, and there is nothing like normal children, and there is nothing like other disabled children. They are all children, and they all their needs need to be catered to collectively. So do not differentiate by birth, by accident or by birth process. जो भिन्न हो गए उनको भिन्नता की टोकरी में डालकर मत चलिए. The child who may have visual difficulties can be called a low vision child, but can also be called a child with remaining vision in common parlance. अगर मैं ये सोच के एक टीचर पढ़ाए कि इसकी ये बच्चा रिमेनिंग विजन वाला है मुझे, और अगर दूसरी उसी ही साथ अगर हम कहें कि नहीं नहीं ये तो लो विजन है, इसको ज्यादा टेक्स्ट मत दो, इसकी जितनी विजन है वो भी कहीं चली ना जाए, ये मिथ है. अगर बच्चा पास लाके किताब पढ़ता है तो उसका अकोमोडेशन आइज का, उसको पढ़ने का उसको पास लाके है, और कोई अगर दूर से देखता है तो उसका दूर का है. इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो पास ला रहा है उसकी नजर जो है वो भी गिर जाए. Unless it is a medical call where they say कि प्रोग्रेसिवली ब्लाइंडनेस की तरफ जा रहा है, पर उसमें भी डॉक्टर अगर कहते हैं कि पढ़ने से कुछ नुकसान नहीं होगा, तो आपको उसकी पढ़ने की जो मिथ्स जमाने में दंत कथाएं चलती हैं उन पर कभी ना खुद उस पर जोर देना है ना बाकियों को ये मिथ्स को हटाना है. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंक्लूजन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहती हूँ बिफोर आई गो फर्दर. मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि स्पेशल स्कूल्स की कोई जरूरत नहीं है. हमारी एक्ट में भी, हमारा RPWD एक्ट NEP ने
अब्सॉर्ब किया है और एग्री उसको अडॉप्ट किया है। और इस अडॉप्शन में ये भी मेंशन है कि स्पेशल स्कूल्स शुड बी मेड अवेलेबल फॉर दोज चिल्ड्रन हु रिक्वायर देम। लेकिन समझने की बात ये है कि होता दुनिया भर में क्या है कि जब बच्चा स्पेशल स्कूल में एक बार भर्ती हो जाता है तो वो गेट वापस नहीं खुलता उसको वहां से वापस मेन स्ट्रीम स्कूल में आने के लिए। वो एफर्ट में हमारी कमी है। तो हम कहते हैं कि रेगुलर स्कूल, स्पेशल स्कूल्स साथ साथ बच्चों की नीड्स को केटर करें। हम ये भी कहते हैं, जैसे अभी एक हमारे पार्टिसिपेंट ने कहा कि अगर बच्चे को होम स्कूलिंग चाहिए तो वो भी दीजिए। अगर NIOS से उसको सीखने में सुविधा है वो भी दीजिए, लेकिन उसको मेन स्ट्रीम से जुड़ा रहने दीजिए। उसको मेन स्ट्रीम से हटाइए मत। क्यों? क्योंकि अगर हमने उसको हटा दिया तो बाकी बच्चे कभी भी नहीं समझेंगे कि हम में से जो भिन्न है वो भी हमारी ही तरह है, वो भी हमारी ही तरह सीखते हैं, सिर्फ सीखने का तरीका उनका कुछ और है। तो ये समझ और एम्पैथी जिसकी आप लोगों ने बात की, ये तभी children will empathize only when we provide them opportunity of being with those who are in some way different from each other. Empathy वैसी तो नहीं ना पैदा हो जाए। तो children with disabilities, children from SEDGs, that is socio-economically disadvantaged groups, children who have a difficulty in accessing regular schools, ये सभी बच्चे we should address them as children with disabilities, children with certain learning needs, and other children. Do not say normal बच्चे और disabled बच्चे। ये normal word अपनी डिक्शनरी से हमेशा के लिए हटा दीजिए, बिकॉज आज जो नॉर्मल है, खुदा ना खास्ता शाम को 8 बजे तक ये भी हो सकता है भूचाल आ जाए और हम में से कोई भी नॉर्मल ना रहे। मैं नहीं चाहती आए, लेकिन ये भी संभावनाएं हैं। हम में से कई लोगों ने बहुत क्लोजली देखा है, overnight countries have been attacked and our continued war in Ukraine was something, हम शुरू में बात करते थे 2 दिन हो गए, 2 हफ्ते हो गए, अब महीना हो गया। अब क्या हो गया? We have accepted कि यूक्रेन का war is on and on। कितने बच्चे उसमें इफेक्ट हो रहे हैं, कितनी families are getting affected। Did they ever dream 10 years ago कि ये होगा हमारे साथ, ये होगा हमारी सिटीज के साथ? और इसी तरह दुनिया के कितने कोनों में कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उसका इम्पैक्ट बच्चों पे कैसा होता है और एडल्ट्स पे कैसा होता है, आप और मैं जानते हैं। और ये किसी के भी साथ कहीं पे भी हो सकता है। इसी तरह हादसे भी होते हैं और उन हादसों के लिए कभी भी हम प्रिपेयर नहीं होते। सो please let us consider our children as our school population without looking at the differences that may exist. And every child who has a different learning style, according to what we have understood, needs a curriculum which is suitable for him, a teaching methodology that's suitable for him, and a classroom organized in a manner that caters to उस बच्चे की नीड। और इसमें एडिशनल ह्यूमन एफर्ट, मटेरियल रिसोर्सेज चाहिए कि एक एफिशिएंट एंड इफेक्टिव लर्निंग सिस्टम हमारे सामने हम उसमें योगदान दे सके और उसको बढ़ावा दे। तो ये हमने समझा कि हमारे बच्चे, चिल्ड्रन, हु आर वी टॉकिंग अबाउट। नाउ लेट अस लुक एट द एक्ट। ये एक्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इस पीपीटी की स्लाइड से आपको इस एक्ट के बारे में
बहुत सारे पहलू बहुत सिंपली मैंने रखा है। एक्ट डिसेबल्ड किसको कहता है, ये ब्लू इंक में मैंने लिखा है, लाल नहीं मैं इस्तेमाल करती बिकॉज लाल डेंजर का साइन होता है, राइट। तो कौन है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी? आप लोग सब एडल्ट लर्नर्स हो, ये पीपीटी का जो स्लाइड है जरूर इसको क्लोजली पढ़िए, और इसके आर्टिकल 40 में इतना क्लियरली लिखा है जो इस टॉपिक का इस सेशन का टॉपिक है कि हमें सबको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना है, और एक्ट के हिसाब से आर्टिकल 40 के हिसाब से जितना भी कंटेंट स्कूलों में हम शेयर करते हैं उसको ऑडियो फॉर्म में, प्रिंट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो एक्सेसिबल फॉर्मेट में होना चाहिए। माइंड यू, अगर वो डिजिटली अवेलेबल है इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक्सेसिबल है। डिजिटल कंटेंट अवेलेबल और एक्सेसिबल में फर्क है। तो हम बाउंड हैं बाय अ लीगल एक्ट कि हमें सारा कंटेंट इन 3 फॉर्म्स में और एक्सेसिबल सबको देना है। और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी मस्ट हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो उनको ऑडियो डिस्क्रिप्शंस दे, साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन करे, और नीचे कैप्शंस आए जिसको वो पढ़कर समझ सके। और जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचते हैं, इक्विपमेंट बेचते हैं, जो आम जिंदगी में जरूरत है जिनकी, उनको यूनिवर्सल डिजाइन के फॉर्मेट में अवेलेबल होना चाहिए। तो ये नहीं कि सिर्फ प्रिंट मैनुअल्स हो जाए और वो हम मैनुअल्स को सोचे कि लोग लेके पढ़ लें। मैं एक और आपको अभी रिसेंट रिसर्च का छोटा सा निचोड़ देती हूँ। एक सेंटेंस मैंने बच्चों को दिया, उसमें बहुत कुछ और भी दिया, लेकिन एक सेंटेंस का मैं आपको उसका वो सेंटेंस क्या था और उसका क्या मोटी बात निकल के आई। मोटी बात सेंटेंस था, लर्निंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स इज, ये एक ओपन एंडेड स्टेटमेंट था, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो 94% of my sample said, निचोड़ उसका, बोरिंग। लर्निंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स इज बोरिंग। तो अब बहुत से बच्चे उसमें विकलांग नहीं थे, मैंने रेगुलर क्लासरूम्स में जाकर ये पूछा, अगर इतने बच्चे उसको बोरिंग कहते हैं तो हमें जरूर सोचने की बात है कि हम प्रिंट के अलावा क्या दे सकते हैं, और जो प्रिंट की टेक्स्ट बुक है क्या वो बिल्कुल सूटेबल है हमारे बच्चों के लिए? क्या उसमें जो कंट्रास्ट कलर्स का है वो लो विजन बच्चा यूज कर सकता है? क्या उसका साइज विजुअल्स का, उसके विजुअल्स के कंट्रास्ट सबके लिए है? ये छोटे छोटे पहलू हैं जो एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं। कुछ साल पहले हम कहते थे 14 में प्रिंट करो, 16 में प्रिंट करो, 18 पॉइंट में प्रिंट करो। अब टेक्नोलॉजी की वजह से हम ये अपने लैपटॉप्स में, अपने डिवाइसेस पे प्रिंट साइज इंप्रूव कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसको छोटा नहीं समझना चाहिए। और इसके साथ बहुत और भी टेक्नोलॉजी के यूजेस हैं जो हमें एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि हम इन बच्चों के साथ पूरा जस्टिस कर सके ऑफ गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो ये कौन सी 21 डिसेबिलिटीज है ये मैंने इस स्लाइड में दी है। मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसी डिजीजेस है जो मेडिकली है और जिनको एजुकेशन के साथ हम स्कूल्स में नहीं जोड़ सकते, वो आप समझिए। और मैंने लास्ट में पिंक, लाइट पिंक कलर में एनी अदर डिसेबिलिटी भी मेंशन की है। तो फिजिकल कुछ डिसेबिलिटीज हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है, कुछ मेंटल बिहेवियर के साथ रिलेटेड है, कुछ डिसेबिलिटी की वजह से है, कुछ मल्टीपल डिसेबिलिटीज
की वजह से हमारी भिन्नता बच्चों में है, और एनी अदर कैटेगरी भी है। इसको आप जरूर अध्ययन करिए और इनको समझिए। नेक्स्ट मैं बात जो करने वाली हूं वो ये है कि हमारी पॉलिसी कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी को फोकस करती है। मैंने क्लॉज वाइज इस स्लाइड में सारा कुछ आपको निचोड़ दे दिया है, और इंट्रोडक्शन में भी एनईपी ने ये लाइन लिखी है एनईपी में कि एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग, removing language barriers, increasing access for Divyang students. So right from the introduction to many other clauses, the policy talks about the focus on technology, the focus on SEDGs, ये हमने डिस्कस कर लिया है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। रिमेंबर जेंडर कंसर्न्स हैं, आइडेंटिटीज, सो you have to look into the gender groups and cater to the needs in a way that no gender is neglected. And this slide gives it all. इसी तरह कैसे हम children with special needs की को support करेंगे, पॉलिसी क्या enabling mechanisms है, क्या असिस्टिव डिवाइसेस हैं जो ओरिएंट करेंगी पेरेंट्स को, ऑल्टरनेटिव स्कूल्स एंड उनके फॉर्म्स, ये सब डिस्कशंस स्कूलिंग में क्या होगा, सर्टिफिकेट कोर्सेज कैसे टीचर्स को प्री सर्विस एंड टीचर एजुकेशन एंड इन सर्विस में हमको स्पेशल एजुकेटर्स विद क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग की जरूरत है। देखिए, अगर मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया हियरिंग इम्पेयर्ड का और मैं किसी स्कूल को ज्वाइन करती हूँ और वहां पर एक ही बच्चा स्कूल में हियरिंग इम्पेयर्ड है, बाकी और कई डिसेबिलिटीज के हैं, तो टीचर्स तो मेरे पास भेज देंगे ना, क्योंकि मैं उस लेवल से आया हूँ, कौन सा, स्पेशल एजुकेटर। तो वो सोचती है जब आपको स्पेशल एजुकेशन की ट्रेनिंग है तो आपको तो सब डिसेबिलिटीज का आता है, लेकिन हर डिसेबिलिटी की नीड अपनी है और वो समझ आमतौर पे स्कूल सिस्टम्स में नहीं होती, और इससे भी बहुत नुकसान जारी रहता है बच्चे का। जो ललित जी ने शुरू में कहा कि मैडम क्या हम इंक्लूसिव नहीं थे, लेकिन हम नुकसान के साथ भी इंक्लूजन को लेके चल रहे थे, वो जारी रहता है अगर हम इस जो पॉलिसी का इशारा है उसको हम ना लेके चले। एंड पॉलिसी का ये भी बहुत क्लियर मैंडेट है कि स्पेशल एजुकेटर एंड रेगुलर टीचर्स शुड वर्क टुगेदर, दे शुड नॉट वर्क कंसिडरिंग कि ये बच्चा तो स्पेशल एजुकेटर का है, क्योंकि हमने इंटीग्रेटेड एजुकेशन में जब कई साल पहले रिसोर्स रूम सेटअप किए और टीचर्स को वहां अपॉइंट किया स्पेशल एजुकेटर्स, और बच्चे उनके पास आने लगे और सीखने लगे और रिसोर्स रूम सेटअप हुए, बहुत स्टेट्स में ये अभी भी चलन है। लेकिन इसको अगर हम क्लोजली देखें तो आप और मैं बिल्कुल एग्री करेंगे कि जिस दिन स्पेशल एजुकेटर नहीं आया उस दिन वो बच्चा किसी का भी बच्चा नहीं था। और अगर ये स्टिग्मा जो रिसोर्स रूम में बच्चा जो जाता है, तुम तो आरपी हो, तुम तो उस कमरे में पढ़ने वाले बच्चे हो, ये जो बच्चे एक दूसरे को कहते हैं, उससे जितना भी हम मेहनत करते हैं, जो मैंने शुरू में कहा, उसका अभाव बच्चे के जो उसका एक इम्पैक्ट है वो कई बार जिंदगी भर नहीं हटता। और इसीलिए आजकल हम कहते हैं स्टॉप लेबलिंग चिल्ड्रन, स्क्रीन करिए, जरूरत समझिए, जरूरत के अनुसार बाकी काम कीजिए, लेकिन ठप्पे मत लगाइए बच्चों के शोल्डर्स पे। ठप्पा का कंटेंट टीचर के लिए जरूरी है, ठप्पा लगाना नहीं, क्योंकि ठप्पा कभी हटता नहीं है और कई बार बच्चे के ऊपर गलत ठप्पा लगता है और वो बच्चा उस तरफ चल पड़ता है
क्योंकि वो ठप्पा उस पर लगा है, वो खुद भी समझने लग जाता है कि मैं वही हूं और उसी तरह फिर बिहेव करने लगता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड है इंक्लूजन का कि स्टॉप लेबलिंग चिल्ड्रन, look at their learning styles and cater to them. Do not go beyond that, beyond understanding how children learn. Do not go to the extent of giving them labels which discriminate them. Now, labeling may be necessary to get certain provisions. We are not saying don't use labels, do not have them for what their needs and resources that are available. Surely we need them. But what I'm simultaneously saying is that from the educational perspective, that is only to get the provision. And that is where वहां तक ही सीमित रखिए. So ये how do we ensure equity, ये मैंने इस स्लाइड में दिया है, इसको भी समझिए. मैंने बहुत इशारा इस पर कर दिया है. जैसे स्कूल आजकल बड़े स्कूल, केंद्रीय विद्यालय संगठन, एनवीएस, सब में आप देखेंगे कि काउंसलर की भर्ती होती है. तो ये एक स्टेप है हाउ वी शुड इंश्योर इक्विटी. और बाकी आप देखिए, समझिए. मैं चाहती हूं कि आप इस पीपीटी को अपने क्वाइट टाइम में समझें, बिकॉज आई एम नॉट हियर टू स्पून फीड. आई एम ओनली हियर to make you start reflecting on what is required. ये और जेंडर के कंसर्न में एनईपी क्या कहता है ब्यूटिफुली इज कैप्चर्ड इस स्लाइड में. इसको भी समझिए और उसका शुरू कर दीजिए. आपने शुरू किया हुआ है, जो कर रहे हैं उसको इस लिहाज, ये पहलू भी समझिए और अपने एक्शंस लीजिए. अब हम समझ चुके हैं, अभी तक मैंने बहुत बात की है समा बांधने के लिए. मैं इन स्लाइड्स को बहुत जल्दी जाऊंगी क्योंकि ये आप समझ चुके हैं. लेकिन याद रखिए, आर्टिकल 17 हमारा जो लीगल एक्ट जिसकी मैं बात कर रही हूं, वो क्लियरली कहता है कि हमें प्रमोट करना है और फैसिलिटेट करना है. दोनों चीजें हैं. देखिए, लीगल एक्ट में शब्दों का बहुत केयरफुली प्रयोग होता है. तो प्रमोट भी करना है, फैसिलिटेट भी करना है इंक्लूजन को. और इंक्लूसिव एजुकेशन को डिफाइन कर दिया उन्होंने. क्या कहा है कि एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ मंडे को यूज करेंगे, कल नहीं, ट्यूसडे को नहीं करेंगे, वेडनेसडे करेंगे और फिर एक महीना सो जाएंगे. नो, इट इज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन. जो जिस तरह हम अपनी पूरी पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था जिस तरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जहां पर वेरियंट स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज लर्न टुगेदर एंड the system of teaching and learning is suitably adapted. देखिए कितने क्लेवरली वर्ड्स यूज किए गए. जो उसकी जरूरत है उसके अनुसार suitably adapted to meet the learning needs of different types of students with disabilities. तो ये कोट मैंने किया है आर्टिकल 17 में, जिससे उन्होंने इंक्लूजन को के बारे में हमें समझ हमारी बढ़ाई है. अब ये आप समझ गए हैं. जो मैंने फिगर दिया है ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए डाला है कि इंक्लूजन का क्या मतलब है. मैं इसको अब आगे चलती हूँ बिकॉज मैं बात कर चुकी हूँ एंड मुझे बहुत क्लियरली ये समझ आ गई है कि आपको ये आता है बिकॉज आपके सवाल उसी हिसाब से. इसमें भी मैंने इंक्लूजन इक्विटी की और बारीकी में गई हूं और इसको मैं समराइज इसी से करती हूं कि चिल्ड्रन हु लर्न टुगेदर राइट फ्रॉम द फाउंडेशनल ईयर्स लर्न टू लिव टुगेदर. एंड जो बच्चे साथ पढ़कर बड़े होते हैं वो बच्चे इंक्लूसिव सोसाइटीज को नर्चर करते हैं.
और हमारा नेशन फिर ट्रूली इंक्लूसिव होता है। जैसे ललित जी ने कहा था, क्या हम शुरू से नहीं है? हम हैं, बट वी हैव टू ensure that as a nation we can say that these are the different facets of inclusion that are there in our system which allow हर बच्चे को अपने पोटेंशियल को अनफोल्ड करने की अपॉर्चुनिटी देता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ उस बच्चे को हम क्या वो भाषा बोलता है, उसके पेरेंट्स का क्या प्रोफेशनल स्टेटस है, उसकी क्या सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, किस रिलीजन से आया, आगे आगे। इसका क्रक्स फिर नीले रंग में मैंने एम्फसाइज किया है, एवरी लर्नर मैटर्स एंड मैटर्स इक्वली। और ये न्यूएंस ऑफ इंक्लूजन है और इक्विटी के, इनको भी तसल्ली से बार बार पढ़िए, अनुवाद करिए, सोचिए, इन पर पोस्टर बनाइए, इन पर छोटे छोटे 2 लाइन की 3 लाइन के मैसेजेस बनाइए ताकि आप अपनी सोच औरों तक पहुंचा सके। एक स्कूल में मैं गई थी, उसके बाहर लिखा था, ये आगे नहीं जा रहा है, हाँ चला गया, लिखा था ऑल फॉर द चिल्ड्रन, फॉर ऑल द चिल्ड्रन। ये इसी का निचोड़ था। आप अपना निचोड़ खुद निकालिए। ये भी मैं समझा चुकी हूँ। देखिए, मैंने एक चित्र में बच्चे को गॉगल्स से दिखाया है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम ट्रूली इंक्लूसिव हैं तो उस बच्चे को अपनी आंखें, अगर उसकी आंखें वेल फॉर्म नहीं है तो, और बाकियों की तरह झपकता नहीं, आंखें पलके नहीं है, तो उसको गॉगल्स के साथ छुपाने की जरूरत नहीं है। Others should accept the sockets the way they are, the eye sockets. That is inclusion, not making a child wear goggles. आपको अगर मैं आपका लेफ्ट हैंड 2 घंटे के लिए बंद कर दूं और कहूं केवल राइट हैंड से काम करिए, आप कहेंगे मैडम शोल्डर में दर्द होने लग गया, एक ही हाथ थोड़ी है मेरा, दूसरा भी तो यूज करने दीजिए। बिल्कुल सही, आपको अपने दोनों हाथों को कॉन्स्टेंटली यूज करने का एक जरूरत है। तो इमेजिन करिए ना, अगर मैं आपके हाथ में 10 ग्लव्स के जोड़े पहना दूं और कहूं लिखे, ऐसे ही कुछ बच्चों को लिखने का लगता है। क्यों? क्योंकि उनको डिस्ग्राफिया है। एक बच्चा सारा दिन अगर गॉगल्स पहन के बैठेगा, क्या वो सही है उसके लिए? सोचिए इस बात के लिए ऊपर। और अगर बच्चे हंसते हैं उस पर, तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने वैसा वातावरण बनाया क्लास में जिसमें वो ना हंसे? और क्या आपने बाकी बच्चों को नोटिस करवाया कि उसकी क्या स्ट्रेंथ्स है? आपने क्या उसको नोटिस करवाया कि वो भी उसी की तरह पढ़ते हैं, मगर फर्क केवल ये है कि वो एक ब्रेल बुक से पढ़ते हैं और वो उभरी हुई लिपि है, और ब्रेल बुक को बच्चों को एक के ऊपर दूसरा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक के ऊपर दूसरे रखने से ब्रेल प्रेस हो जाती है। अब ये छोटी छोटी बातें, अगर इस बच्चे को वॉशरूम तक जाना है तो आपको हमेशा किसी को साथ नहीं भेजाना। क्या आप क्लास में बैठ के ग्रुप्स में बच्चों को कह सकते हैं कि लेट अस मेक 5 बुलेट पॉइंट्स, जिसमें रास्ता, कैंटीन का, वॉशरूम का, गेट का लिखो, और फिर हम उसको यूज करें कि वैभव गेट तक हमारे डायरेक्शन से पहुंच जाए। इससे क्या होगा? बच्चे समझेंगे, बच्चों को विजुलाइज करना आएगा, अपनी विजुलाइजेशन को एक्सप्रेस करना आएगा, और एम्पैथी फॉर ईच अदर। और ये भी देखेंगे कि जब हमने ये किया तो वैभव was amongst the first few to reach the gate, not amongst the last one, dependent on somebody, waiting for somebody to come. ये है इंक्लूसिव कल्चर बिल्ड करने के अलग अलग पहलू जो आप टीचर्स के साथ सोचिए। अब इक्विटी और इक्वालिटी मैंने बहुत अच्छे से
इसमें दिखाई है। इससे आगे भी एक चित्र है जिसमें फेंस है ही नहीं, सब बच्चे एक गोले में साथ मिलकर क्रिकेट देख सकते हैं। और इंक्लूसिव क्लासरूम्स में इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, इसको बार बार देखिए। ये एक बहुत अच्छा यूनेस्को का मटेरियल है, लेटेस्ट है, और मुझे बहुत खुशी होती है ये कहने में कि मेरा योगदान सबसे ऊपर इसमें मेरा नाम है। क्यों नाम है? क्योंकि हमारी संस्था का नाम है, क्योंकि हम इस संस्था में बहुत यूनिक काम करते हैं और उसको लिया जाता है ग्लोबल लेवल पर, उस सीख को, इंक्लूजन को क्लोजली समझने के लिए। ये 21 में, इसके बाद अभी तक यूनेस्को ने कुछ निकाला नहीं है इस बड़ा फॉर्म में, और इसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में वर्ल्ड ओवर ट्रांसलेट किया गया है। फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोडेबल है, जो देखना चाहे जरूर समझिए। इसमें आपको डाइट की फैकल्टी थी जिन्होंने सवाल पूछा था, आप अपने टीचर्स को कैसे किस नई तरीके से, नई सोच, रिफ्लेक्शन लाने के लिए किस तरह अपनी ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसके लिए टिप्स मिलेंगे, टीचर्स को अपने लिए मिलेंगे। बहुत अच्छा मटेरियल है, मैं इसका गाना नहीं गाऊंगी, आप जरूर खोलिए, खुद देखिएगा। और ये इंक्लूजन को समझाने के लिए मैंने एक और कोशिश की है, समझिए और अब आगे चलिए। ये वही पोस्टर मैंने जिसकी बात की थी, ये कहीं भी दुनिया के किसी कोने में हो सकता है। अब आपने ये शब्द जरूर सुने हैं, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। इसका मतलब स्पष्ट करने के लिए केवल ये है कि हर बच्चे को अपना पढ़ने की जो उसकी स्टाइल है, चाहे उसको अगर सुनना अच्छा लगता है और किताब से पढ़ना नहीं, तो हमारे को ऑडियो प्रोग्राम्स या ऑडियो रिकॉर्ड करके उसको वो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नो सिंगल वन साइज फिट्स ऑल, कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन। ये मेन मैसेज है जो हम बहुत यूज करते हैं यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग अप्रोच का, और इंक्लूसिव क्लासरूम्स की ये बेस्ट अप्रोच है जो आपको समझनी चाहिए अपने आप और अडॉप्ट करनी चाहिए। अब अगर मैं आप लोगों को कुछ फंड्स दूं और बोलूं कि टेलीफोन बूथ बनाइए, तो कौन सा बूथ बनाएंगे आप बताइए मुझे? कौन सा इन दोनों में से टेलीफोन बूथ डिजाइन आप अडॉप्ट करेंगे? यूनिवर्सल 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 डिजाइन, बिल्कुल। और कुछ लोग अगर नॉन यूडीएल भी करना चाहते हैं, मैं नहीं कहती वो गलत है। क्यों? आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, कुछ बोला किसी ने? लेकिन आप देख सकते हैं कि दोनों में भिन्नता क्या है। ये तीन बच्चे तीन बातें कह रहे हैं। आई लर्न व्हेन आई सी पिक्चर्स, आई लर्न व्हेन टेक्स्ट इज रेड लाउड टू मी, और एक और कहता है आई लर्न व्हेन आई कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स। क्या हमें इन तीनों बच्चों को उनकी जरूरत के अनुसार क्लास नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए, आप सभी कहेंगे, क्योंकि चिल्ड्रन हैव वेरिड बैकग्राउंड, स्ट्रेंथ्स, नीड्स एंड इंटरेस्ट। अब हाउ टू डू इट इज समथिंग यू विल हैव टू प्रैक्टिस, थिंक अबाउट। कोई मैजिक वैन नहीं है, कोई आसान नहीं है, इसीलिए तो इतने बच्चे पतली गली से निकल गए। आसान होता तो ना छोड़ के जाते बच्चे। हमने नहीं ये अपॉर्चुनिटीज दी, क्योंकि जिस तरह बच्चे सीखते हैं, जितने, अगर आप सब बच्चों को, 40 बच्चों को, 80 बच्चों को अपने हाथ के प्रिंट्स कहीं लगाने को बोले और फिर उनमें आप ढूंढे, तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग। और ये रिसर्च बेस्ड एविडेंस है कि बच्चे, द वे चिल्ड्रन लर्न इज एज यूनिक एज देयर फिंगरप्रिंट। हर बच्चे का फिंगरप्रिंट दूसरे से अलग होता है, और इस भिन्नता को
हम बहुत आसानी से थोड़ा सा रंग लगा के अगर प्रिंट ले तो देख सकते हैं। तो अगर हम यूडीएल अप्रोच अडॉप्ट करते हैं तो बैरियर्स कम से कम होते हैं और लर्निंग मैक्सिमाइजेस लर्निंग फॉर ईच स्टूडेंट, और लर्निंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स इज व्हाट वी डू गेट एज एन आउटपुट। अब क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, ये बहुत सिंपली स्लाइड में मैंने दिया है, इसको समझिए। गिव चिल्ड्रन चॉइसेस, अलाउ देम टू एंगेज अलग अलग तरीके से, क्योंकि जो एक बच्चे को बहुत अच्छा लगता है दूसरे को बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग सकता। और जब तक वो स्टूडेंट्स को आप हेल्प स्टूडेंट्स रिस्क मिस्टेक्स, क्योंकि गलतियां करके ही वो सही राह पे आते हैं। एंड अगर वो पढ़ने में उनकी रुचि बन जाएगी एक बार, और आपसे उनको जो उम्मीद है, केयर, अटेंशन, लव, अगर उनको ये वो भांप लेंगे तो वो हर चैलेंज को, रिसर्च कहती है, मीट करता है। और एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस एंड प्रोवाइडिंग मल्टीपल मीन्स इज व्हाट वी शुड एम एट। अगर वो 3 घंटे बैठ के टेस्ट नहीं लिख सकते तो तब भी सीबीएसई ने भी प्रोविजंस दिए हुए हैं, लेकिन यूडीएल प्रिंसिपल और प्रिंसिपल्स की और बातों की भी बात करता है, और वो आसान नहीं है, लेकिन रिसर्च कहती है वो अगर हम करते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं बच्चों को टू नो देम, टू एक्सप्रेस देयर व्हाट दे नो, दैट इज द वे फॉरवर्ड। सिमिलरली जो हम इंफॉर्मेशन, जो हम टेक्स्ट फैसिलिटेट करके उनको सिखाना चाहते हैं, वो भी अलग अलग फॉर्म्स में होना चाहिए। और वो क्या फॉर्म्स हैं, कुछ मैंने यहाँ दी हुई हैं। कुछ जब आप क्लोजली बच्चों को अपॉर्चुनिटी देंगे एक्सप्रेस करने की, कि पूछेंगे उनको, तो आपको अपने बच्चे ही बताएंगे कि क्या वो चाहते हैं, और उसके अनुसार फिर आपको अपना टीचिंग लर्निंग को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और वो रियल अकोमोडेशंस की तरफ हमें लेके जाता है, जो जरूरी होती है सब बच्चों को एक साथ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी की और क्या जरूरत है, वो मैंने इस स्लाइड में पीपीटी में बताया है, इसको भी समझिए। एक्सेसिबिलिटी क्या है, एक्सेसिबल मटेरियल्स क्यों बनाने चाहिए, और कंटेंट को कैसे एक्सेसिबल टेक्निकल स्टैंडर्ड से बना सकते हैं, उसके क्या एसेंशियल कंपोनेंट्स है, और एक्सेसिबिलिटी फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कैसे उसको हम एक्चुअली प्रैक्टिस करें। उसके लिए एनसीईआरटी ने कोविड के टाइम में बहुत अच्छी गाइडलाइंस निकाली हैं। उस वक्त मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी डीजीएसएन की, और ये जो गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग एक्सेसिबल ई कंटेंट अवेलेबल एमओई की वेबसाइट पे भी हैं और एनसीईआरटी की वेबसाइट पर भी है। इनको जरूर समझिए, इनको फ्री डाउनलोडेबल हैं। इसमें बहुत कुछ यूडीएल क्रिएटिंग एक्सेसिबल ई कंटेंट फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज पर है। ये एक और चाबी है खजाने की, सीआईटी की, एनसीईआरटी इनिशिएटिव्स क्या है इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, जिससे कि हम बच्चों को एक्सेसिबल डिजिटल कंटेंट स्कूल करिकुलम में दे सकते हैं। वो इस स्लाइड में मैंने सारे दिए हुए हैं, इनको जरूर एक्सप्लोर करिए, अपनी जरूरत के अनुसार यूज करिए। ये आप सब शायद जानते हैं कि हमने एक एनसीईआरटी की किताबों की, स्टोरी बुक्स की सीरीज को सब बच्चों के लिए एग्जाम्पलर प्रिंट मीडिया में इनको अडैप्ट एक्सेसिबल बनाया था। इसकी डिजिटल वर्जन भी बुक्स की अवेलेबल है, ऑडियो वर्जन भी अवेलेबल है, और प्रिंट मीडिया में इसको कैसे हम एक्सेसिबल बनाएं। अभी मैं फिलहाल सिर्फ डिसेबिलिटी कैसे हमने इसको इस अगली 3 स्लाइड्स में मैंने बताया है कि क्या की फीचर्स थे डिजिटल वर्जन के।
हमें ट्राई आउट से पता लगा कि लैपटॉप उस वक्त, ये 2017-18 में हमने काम किया था, और दुनिया भर में इसका यूनेस्को ने इसको एज अ बेस्ट एग्जाम्पल भी चुना है, और 2030 की हैंडबुक में डालेंगे इसको। इसकी खासियत बहुत देशों में जा चुकी है और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका रहा हमारे कंट्री में भी। इसका ट्राई आउट रिसर्च बेस्ड जो हमें फीडबैक मिला, उस पर हमने ये डिजिटल वर्जन बनाया है। इसमें केवल 10,000 रुपए का उस वक्त खर्चा आया था। तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट डिजिटल वर्जन बनाना कोई अब उससे भी सस्ता हो गया है, उस वक्त उतना था। लेकिन जो ये बरखा सीरीज है, ये एक्सेसिबल है कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, मोबाइल फोन्स पे और टैबलेट्स पे। क्या इसके फीचर्स हैं मैंने इसमें बताए हैं, क्या इसकी खूबी थी, ये भी आप जरूर पढ़िएगा, बहुत आनंद आएगा। कहानियां ढूंढिए, पढ़िए, उनकी साइन लैंग्वेज में वीडियोस हैं जिससे इंट्रोड्यूस करते हैं। साइन लैंग्वेज के साथ रेगुलर वीडियो भी है, तो इससे क्या होता है कि बच्चे को समझ आता है कि जहां मैं रेगुलर वीडियो देख रहा हूं, ऐसे ही मेरा साथी साइन लैंग्वेज वीडियो देख रहा है। तो साइनिंग becomes a mode of communication right from the early years and in the form of a story. और कहानी का क्या महत्व है वो मुझे आपको नहीं बताने की जरूरत, आप सब जानते हैं। जैसे कि एक कहानी थी सीरीज में है जिसका नाम है छुपन छुपाई। नाउ उसका इंट्रोडक्शन जब हमने साइन लैंग्वेज में दिया और रेगुलर वीडियो में दिया, उसका ये डिस्क्रिप्शन था। अपने आप पढ़िए बाद में, मैं नहीं इसमें जाऊंगी, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगी कि ये 6 लाइनों से मैंने इक्वल अपॉर्चुनिटी दी एक ब्लाइंड बच्चे को भी छुपन छुपाई किताब को टाइटल से पहचान कर उसको पढ़ने की उत्सुकता बढ़ाने के लिए। कैसे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, क्योंकि जो बच्चा कभी छुपन छुपाई खेला ही नहीं और किसी ने कभी उसको इंक्लूड ही नहीं किया, उसको क्यों अच्छा लगेगा ये टाइटल? नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं इंक्लूजनिस्ट हूं तो मुझे हर बच्चे को 40 की 40 किताबों के टाइटल एक्सेसिबल बनाने हैं। ये है बारीकी इस काम में। तो इसका ट्राई आउट ये है। इसके और आगे फॉल आउट हमने क्या किया ये भी मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में है। इसमें हमने कहानियों की किताबों से एनसीईआरटी की चैप्टर्स लिए फिर किताबों के उस वक्त के, और उनको एक्सेसिबल बनाया। कैसे बनाया इस स्लाइड में है, कौन सी चैप्टर्स लिए थे ये है वो, और इसके साथ ये और मैंने इस स्लाइड में बताया है कि एक्सेसिबल टेक्स्ट बुक्स, एक्सेसिबिलिटी इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स के और क्या इनिशिएटिव्स हैं, इनको एक्सप्लोर करिए। याद रखिए टेक्नोलॉजी हमें बहुत असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बहुत सारे योगदान है। हम अगर बच्चों की फंक्शनल कैपेबिलिटीज में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बिल्कुल सिंपल है। जैसे अगर आप कीबोर्ड नहीं प्रेस कर सकते तो आप हेड पॉइंटर से भी कीबोर्ड को चला सकते हो। एक सिजर को कैसे मैं मॉडिफाई करूंगा उस बच्चे के लिए जिसको सेरेब्रल पाल्सी है। अगर मैं बोलकर नहीं कम्युनिकेट कर सकता तो मैं नॉन वर्बल बच्चा हूं, तो मैं कैसे कम्युनिकेशन बोर्ड को यूज कर सकता। ये सब असिस्टेंस है। टॉकिंग कैलकुलेटर, ऑडियो बुक्स, अडेप्टेड स्विचेस, व्हीलचेयर यूजर्स। माइंड यू व्हीलचेयर, मैंने बोला व्हीलचेयर यूजर, व्हील नहीं, राइट? अगर हम बाउंड बच्चे को बोलते हैं व्हीलचेयर बाउंड, तो टीचर जब बच्चों की पोजीशन क्लास में चेंज करेगी तो वो कहेगी ये तो व्हीलचेयर बाउंड है ना, ये तो यहीं बैठेगा दरवाजे के पास, क्योंकि इसको आना जाना पीछे से मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सोचिए 2 मिनट के लिए या उससे भी ज्यादा, क्या एक ही जगह पढ़ना जब बाकी सब बच्चों को नए मित्र मिल रहे हैं और वो घूम रहे हैं क्लास में, क्या ये इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है ट्रू सेंस में? अगर हम अपनी सुविधा के लिए,
क्योंकि हमारे क्लासरूम में इनफ जगह नहीं है बच्चे को मूवमेंट के लिए, तो हम कहें कि तुम फिक्स्ड, जैसे ब्लैक बोर्ड फिक्स्ड है ऐसे तुम फिक्स्ड। क्या ब्लैक बोर्ड पे जाके व्हीलचेयर यूजर लिख सकता है? सोचिए इस बात, क्या करना चाहिए अगर वो उसको एक्सेस ब्लैक बोर्ड इक्वली हो बाकी बच्चों के साथ। सिर्फ एक पट्टी लगाने की जरूरत है जिससे ब्लैक बोर्ड ऊपर नीचे जा सके। ऐसे ही स्क्रीन रीडर, टेक्स्ट रीडर, आई ट्रैकिंग डिवाइसेस है, आदि आदि। अब ये सब आपको बताती है, ये मेरा पूरे मॉड्यूल का निचोड़ इसमें दिया है मैंने। 2 मिनट है 5:20 में, इसको ध्यान से देखिए। 5:20 पे मैंने अपनी कुलीग को बोला था मैं खत्म करूंगी, और 2 मिनट है इसमें। याद रखिए हमारा प्रॉब्लम, हमारे नोबेल लॉरिएट ने कई सालों पहले कहा था, द प्रॉब्लम इज नॉट हाउ टू वाइप आउट डिफरेंसेस बट हाउ टू यूनाइट विद ऑल डिफरेंसेस इंटैक्ट। डिफरेंसेस को हम नहीं विषय कर सकते, लेकिन डिफरेंसेस को स्ट्रेंथ्स बनाकर अपनी क्लासरूम जरूर आगे ले जा सकते हैं। तो ये मैंने एक झलक दी आपको कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजीज का क्या रैशनल है, पॉलिसी में कैसे इसका जिक्र है, कैसे एक्ट में इसका जिक्र आता है, और किस तरह की असिस्टिव टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, और डिजिटल असिस्टिव टेक्नोलॉजीज क्या है, और व्हाट इज द वे टू अडॉप्ट an approach in the classroom which allows the use of this technology and allows us to know our learners better and teach them. This is what I've tried to cover. I would like you to remember that accessible digital content केवल एक टेक्नोलॉजी का ऐप या एक टेक्नोलॉजी इन itself cannot be complete. You need to have a teacher and you need to have a pedagogical approach to use it. So only then can you use an accessible material optimally. So this is something that you will have to always keep in mind. Technology is not replacing a teacher. It can never do that. But it can definitely help the learner and the teacher teach better. I stop here and I look forward to your comments, if any. And as you adopt these approaches, feel free to write to me. मुझसे आप मेरे email पे contact रख सकते हैं, and I will be very happy to walk along with you as you practice inclusion. Thank you very much for your attention. थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।